We have seen up till the development of nationalism in India, भारत के अंदर राष्ट्रवाद किस तरह से डेवलप हुआ, उसके साथ साथ पॉलिटिकल एसोसिएशन किस तरह से डेवलप होते हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल बॉडीज इसके साथ जो भी जुड़े हुए थे। एंड फाइनली अभी हम लोग वहां से ही हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो है कांग्रेस का डेवलपमेंट। ठीक है, हाउ इज द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस टेकिंग प्लेस, उसकी हम लोग स्टोरी देखते हैं। ओके, अब देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, अगर जनरली आप सबको पता ही होगा कि इट ऑल स्टार्टेड इन 1885, दिसंबर 1885 टू बी प्रिसाइज, वहां से ये शुरुआत होती है। ओके, जनरली कांग्रेस, अब देखिएगा कि हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं और ये इसके अंदर ये जो खासियत जो है वो आपको समझनी होगी कि एसेंशियली इंडियन नेशनल मूवमेंट इज ऑल अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अब थोड़ा बहुत कांग्रेस के साथ ही मैं नाम लेता रहूंगा, क्योंकि जो भी होगा वो कांग्रेस के इर्द गिर्द होगा। कांग्रेस विल बी द सेंटर पॉइंट, और वहां से आपके व्हील्स के जो इतने भी स्पाइक्स होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। उसी तरह से आपको कांग्रेस के इर्द गिर्द चीजें देखने को मिलती रहती है। ओके, तो कांग्रेस के साथ आपको पता ही होगा कि दी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस वाज ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर, पॉलिटिकल। ठीक है, आपका फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा, होपफुली आप भी कोई ना कोई पार्टी बना के सीएम बन ही जाओगे कहीं ना कहीं। सो आज कुछ तूफानी करते हैं, ये तूफानी करने वाला थॉट जो आया था ए.ओ. ह्यूम को आया था। ओके, तो खास याद रखिएगा कि कांग्रेस का जो फाउंडर थे वो कौन थे। इसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर अगर आप यूपीएससी के पेपर्स देखोगे तो यूपीएससी सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ इसके प्रेसिडेंट्स के ऊपर बना था कि फलाना आदमी फलाने साल के ऊपर प्रेसिडेंट था और फला जगह के ऊपर इसका सेशन हुआ। वे कांग्रेस के साथ आपको तीन चीजें एक तो जनरली जोड़नी पड़ेगी। एक तो है द ईयर, द पर्सन एंड द प्लेस ऑफ सेशन। क्योंकि कांग्रेस जब बना इनिशियली, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो कांग्रेस बनने के बाद आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आज की तरह पे जो कांग्रेस के अंदर एक बॉडी है, जो हाईएस्ट पॉलिटिकल बॉडी है, जिसे कहते हैं सीडब्ल्यूसी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, और आपका दिल्ली के अंदर उनका एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो हेडक्वार्टर्स है, उस तरह से पहले नहीं हुआ करता। पहले कांग्रेस जब बना 1885 के बाद, वो खाली साल में एक दफा मिलते थे, रोज डे टू डे इनकी मीटिंग्स नहीं हुआ करती थी, और साल में एक दो जगह 3-4 दिन कहीं मिल गए, कभी नॉर्थ में मिले, कभी ईस्ट में मिले, कभी वेस्ट में मिले, चाय समोसा वड़ा पाव खा के एक प्रस्ताव पारित करके फिर वापिस सब अपने अपने घर चले जाते। फिर वापिस दिसंबर महीना आता है कि बोले चलो आज इस बार कहाँ जाना है, बोले उस साइड चलते हैं। तो इस तरह से इनकी पूरी की पूरी मीटिंग हुआ करती। तो जनरली क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं कि कहाँ मीटिंग हुई थी, हु वाज द प्रेसिडेंट एंड विच ईयर इट वाज। ओके, तो आप देखते रहिएगा। द फर्स्ट पर्सन हु प्रिसाइडेड ओवर दिस कांग्रेस मीट वाज डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ओके, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, बनर्जी जो भी बोलो। तो मित्रों याद रखना, आई वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रश्न आते हैं। देखिए कि कांग्रेस के पीछे जो इसका फॉर्मेशन हुआ, ये फॉर्मेशन के पीछे जनरली ये आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है और यहाँ पे डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो। ठीक है, एकदम चड्डी बड़ी थे, जिगरी थे, दोनों बाजू बाजू में ही बैठे हैं। सो द फर्स्ट कांग्रेस इन 1885, यहाँ पे जितने करीबन 72 डेलीगेट्स के साथ इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी कांग्रेस की। ओके, सो इट ऑल स्टार्टेड इन 1885, और 1885 के बाद 1947 तक कांग्रेस बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है भारत की आज़ादी के संग्राम के लिए। आज की प्रेजेंट डे कांग्रेस है, इसके साथ ये कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है। ओके, सो आई एम नॉट पॉलिटिकली एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल बॉडीज। ओके, सो मैंने बताया कि कांग्रेस की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई उसके पहले और भी छोटी मोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी। इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1883 और 1885 के अंदर इसके दो पहले सेशंस होते थे, और फाइनली वहां से ही जो एक चीज उभर के आ रही थी, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के नाम के ऊपर जो बॉडी थी, वो थी दिसंबर 1885 के अंदर बॉम्बे के अंदर आपकी कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट। ओके, इसके साथ जो जेंटलमैन जुड़े जाते हैं, जो कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के पीछे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ही वॉज अ इंग्लिश सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट, और इनका नाम बोला जाता है कि भाई दिस गाय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। Attended by 72 delegates and presided over by व्योमेश चंद्र बनर्जी and बनर्जी। उनकी प्रेसिडेंट की अध्यक्षता के अंदर कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। एंड फाइनली 1890 तक आसपास तक आते आते कांग्रेस का जो सेशन होता है, वहां पे आपकी फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थे इंडिया की उस टाइम के अंदर, कादम्बिनी गांगुली, वो भी कांग्रेस के एक सेशन को एड्रेस करती है। ओके, तो ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड था कांग्रेस का, और इसी तरह से कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए कि कांग्रेस की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई, कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ,
उसके पीछे जनरली दो थियरीज बोली जाती है। एक तो है दी फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, द रियलिटी, सच्चाई क्या थी, और बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि कांग्रेस का फॉर्मेशन जो हुआ ना वो मिथ के तहत हुआ। सच्चाई तो हमने देखा कि ये पूरा इस तरह से हुआ, इस तरह से मीटिंग हुआ, मीटिंग के बाद सब लोग इकट्ठे हो गए, ये उनको ख्याल आया कि आज कुछ तूफानी करते हैं, तूफानी कर दिया, दोस्त को बना दिया, बोले तू प्रेसिडेंट बन जा, मैं फाउंडर बन जाता हूँ, मजा मजा नहीं लाइफ। ओके वी इसके पीछे एक और थियरी चलती है जिसे बोला जाता है कि कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ ना वो मिथ हुआ। अभी मिथ के तहत ये बोला गया है कि कांग्रेस का फॉर्मेशन एक अंग्रेजों की चाल की तहत, it was a pre-planned strategy by the Britishers, and as the thought process evolved, they started with the formation of Congress. बोला ऐसा गया कि एओ ह्यूम और उस टाइम के अंदर जो आपके वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन, उन दोनों की दिमाग की उपज है ये कांग्रेस। और जनरली ये चीज को कंसिडर भी किया गया है कि कांग्रेस को अंग्रेजों के हाथों का एक टूल के तहत ही बनाया गया था, और भारत के लोगों को इसके ऊपर प्लेटफॉर्म थोड़ा बहुत मिल जाए इसके लिए उनको खिलौना की तरह यूज किया गया। सो दिस थियरी वाज प्रोपोगेटेड एंड प्रोफेस्ड बाय डिफरेंट हिस्टोरियंस, और करीबन 1950 तक ये पूरा का पूरा थियरी ऐसे ही चलता रहता है। अब देखिए कि जब कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट होता है तो ये चीज तो लाजमी थी कि एओ ह्यूम ने बनाया, और ये चीज भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है कि लॉर्ड डफरिन यहाँ पे इसका साथी भी था, और इसके लिए बोलते हैं कि कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उनको पपेट की तरह यूज किया एओ ह्यूम और लॉर्ड डफरिन के। कंटिन्यूअसली ये चीज बातें होती रहती थी कांग्रेस को लेके कि कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है अंग्रेजों की चाल के तहत हुआ है, और वो चाल बहुत ही अंग्रेजों की कामयाब रही। इवन टिल द टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस ये चीज को एक्सेप्ट किया जाता था कि सब लोग ने यही चीज बोलते थे कि भाई कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ मिथ। ठीक है, तो मिथ्या के तहत बोला गया, और ये मिथ्या को बोला जाता है सेफ्टी वॉल थियरी। सुरक्षा वॉल की जो पूरा का पूरा सिद्धांत है उसके तहत कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब देखिए कि सेफ्टी वॉल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका बॉयलर होगा, बॉयलर छोड़ दिया, आपका प्रेशर कुकर होगा, तो प्रेशर कुकर के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत चावल और दाल और पानी डाल के, नमक डाल के वो खिचड़ी बनाने की कोशिश करोगे तो आप उसको कन्फाइन कर दोगे तो कुकर फट जाएगा। तो यू नीड अ स्पेस वेयर यू कैन रिलीज द स्टीम, आपका जितना जो प्रेशर होगा उस स्टीम को रिलीज करने के। तो यहाँ पे भी यही बोला गया कि कांग्रेस का फॉर्मेशन जो किया है वो लॉर्ड डफरिन और आपके जो इनके जो मित्र थे, जो फाउंडर भी थे आपके एओ ह्यूम, उन्होंने सुरक्षा वॉल की नीति के तहत किया गया, सुरक्षा वॉल के सिद्धांत के तहत किया। अब देखिए कि ये सुरक्षा वॉल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके पीछे जब सर्च किया गया तो लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड आपके जो एओ ह्यूम था, उनका मानना यह था कि भारत के लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल एस्पायरेशंस बन रही है। 1885 का समय था, हम लोग पॉलिटिकली एक्टिव हो गए थे, आप देखिए कि पीछे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रहे थे, और उनको थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म मिल जाए, वो प्लेटफॉर्म मिलने की थियरी के पीछे ये बोला गया है कि इनको आप एक पॉलिटिकल एक बेस बना के दे दो और हमारे हाथ में कठपुतली की तरह रहे। ओके, तो प्रोवाइड अ सेफ, माइल्ड एंड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलेट और सेफ्टी वॉल फॉर राइजिंग डिसकंटेंट अमंग दी masses which was inevitably leading to a popular and a violent revolution। बोले अगर आपने नहीं दिया तो आपके यहाँ पे पूरा का पूरा क्रांति हो सकता है। सो एसेंशियली मैंने बताया कि हॉकिंस की जो सेफ्टी वॉल की जो थियरी है वही सेफ्टी वॉल की थियरी के तहत कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है। तो जनरली हमारे जितने भी हिस्टोरियंस थे वो लोग भी ये चीज को मानने लग गए थे। उस टाइम के आपके नेशनलिस्ट लीडर्स भी हुआ करते थे, से फॉर एग्जाम्पल लाला लाजपत राय, वो बोलते थे कि भाई कुछ भी हो जाए कांग्रेस को इन्होंने कठपुतली के तहत ही बनाया था, और कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे वो भी कठपुतली ही रहे इनके। आपके इंग्लिश इंडियन हिस्टोरियन भी हो गए, आर पालमे दत्त, मैंने आपको बताया, जिन्होंने स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म को डिवॉल्व किया था, उनका भी मानना यही था कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस कठपुतली के तहत बनाई गई है और सेफ्टी वॉल का ही सिद्धांत के तहत यहाँ पे थोड़े बहुत लोगों को पॉलिटिकल पावर दे दिया गया है। एसेंशियल जो कंट्रोल है वो आपके लॉर्ड डफरिन और एओ ह्यूम के हाथ के अंदर ही है। उसके बाद और भी जब बोला गया है तो ये चीज भी सामने आ रही थी कि सी एफ एंड्रिस और गिरजा मुखर्जी जो उस टाइम के हिस्टोरियन हुआ करते थे आपके मॉडर्न टाइम्स के अंदर, उन्होंने भी ये चीज प्रूव कर दी है कि भाई कांग्रेस का फॉर्मेशन मिथी है, और कांग्रेस का जो भी फॉर्मेशन हुआ वो मिथ्या के तहत
सेफ्टी वॉल के तहत हुआ है, इन लोग को कठपुतली और पपेट की तरह ही यूज किया गया है। मुद्दा ये आ रहा था कि एओ ह्यूम ने, अगर आप थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के अंदर जाओगे तो एओ ह्यूम ने आपके जो जेंटलमैन थे लॉर्ड डफरिन, उनको कान के अंदर कुछ बोला था और उनको बोला था कि यहाँ पे क्रांति हो सकती है और क्रांति को रोकने के पीछे आपको एक पॉलिटिकल बॉडी बनानी पड़ेगी। हम लोग उसका जो स्टोरी है उसको स्टोरी के तहत देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से होता है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस द मिथ किस तरह से शुरू हुआ एंड हाउ इट ऑल इवॉल्व्ड एंड व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द इवोल्यूशन। थियरी मैंने बताया जिसे कहते हैं सेफ्टी वॉल थियरी। सुरक्षा नीति की जो सिद्धांत थी, वो सुरक्षा वाल का जो सिद्धांत था, उसके तहत ही ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन। लाला लाजपत राय, मैंने बताया कि he said that the Congress was the representative of the British people। बोले अंग्रेजों की प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई गई थी और सुरक्षा वॉल के तहत ही इसको बनाया गया था। इसके साथ साथ आर पाल में दत्त भी इसको बताते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए कि द ब्रिटिशर्स वर यूजिंग द कांग्रेस एज अ टूल। बोले उसको भी एक टूल के तहत, एक खिलौना के तहत ही यूज होता था। और फाइनली आपके सीएफ एंड्रूज जैसे हिस्टोरियंस, गिरजा मुखर्जी, सीएफ एंड्रूज, गोलवालकर, ऑल दिस पीपल सेड दैट द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इज अ मिथ। बोले कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो मिथ्या के तहत हुआ है और कुछ भी नहीं, इससे आगे कुछ भी नहीं है। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक पूरी की पूरी कठपुतली थी, वही कांग्रेस थी। अभी स्टोरी ये चलती है कि कांग्रेस का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया 1885 के अंदर हुआ। बैकग्राउंड के अंदर अगर आप देखोगे कि मैंने ये चीज बताई कि एओ ह्यूम एक टाइम के अंदर आपके लॉर्ड डफरिन जो आपके वाइसरॉय थे, उनको जाके बताते हैं मीटिंग में कि मुझे ऐसी शंका हो रही है कि भारत के अंदर क्रांति हो जाएगी और एक ऐसी क्रांति जो 1857 से भी बड़ी हो, और इस बार इतनी बड़ी क्रांति होने वाली की शक्यता है कि हमको ले डूबेगी। तो एओ ह्यूम आपके इसको बोलता है, सॉरी लॉर्ड डफरिन एओ ह्यूम को बताते हैं कि भाई साहब इसमें क्या कर सकते हैं। तो एओ ह्यूम डफरिन को उसके उपज दे के बोलता है कि एक काम करो, इनको पॉलिटिकल बेसिस दे दो, गिव देम अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, इनको थोड़ा बहुत लॉलीपॉप खिला दो तो इनको लगे कि हमने इनको पावर दे दिया। तो बोले इससे क्या होगा, तो दे विल बी पैसिफाइड। इनके जो लीडर्स है, जो 1857 के अंदर हमने जो गलती की है वो नहीं दोहराएंगे। बोले व्हाट एन आइडिया, बोले बढ़िया काम किए हो, एक काम करो, क्या करोगे, तो एक काम करो पॉलिटिकल बॉडी बनाओ। और पॉलिटिकल बॉडी बना दी गई जिसका नाम है कांग्रेस। अब देखिए कि एओ ह्यूम को कैसे पता चला कि यहाँ पे इतनी सारी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भारत के अंदर पीछे बैकग्राउंड के अंदर होने वाली। तो जब लॉर्ड डफरिन उनको ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई साहब एक चीज मुझे बताओ कि भारत के अंदर आप जो बोल रहे हो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज होने वाली है वो किस तरह से होगी और आपके पीछे क्या इसके पीछे सबूत है। तो लॉर्ड डफरिन को कन्विंस करने के लिए एओ ह्यूम ये चीज बताते हैं कि 1878 का समय है, 1878। उस टाइम के अंदर इनका समर कैपिटल हुआ करता था शिमला। तो ब्रिटिशर्स इनको नॉर्थ के अंदर चले जाते थे जब यहाँ गर्मी पड़ती थी अप्रैल मई वाली, दे यूज्ड टू गो टू द नॉर्थ हिल एरिया के अंदर चले जाते। तो शिमला के अंदर ये भाई साहब होते हैं और वहां शिमला के अंदर इसको रिपोर्ट्स मिलते हैं और ये रिपोर्ट्स के तहत एओ ह्यूम फाइनली इन्फर करता है कि भारत के अंदर क्रांति होगी और क्रांति भारत के लोग करने वाले हैं और इसके लिए हमको इनको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देना चाहिए। मुद्दा यहाँ पे उठ के आ रहा था कि एओ ह्यूम को ये रिपोर्ट किसने दी है। पहली बात तो हमारा जो आजादी के बाद वाला जो टाइम था जब हम लोग हिस्टोरियंस इसके ऊपर सर्च कर रहे थे कांग्रेस के फॉर्मेशन के पीछे, और सब लोग ने इसके पहले मान लिया था कि कांग्रेस की फॉर्मेशन एक मिथ्या है और अंग्रेजों ने इसको कठपुतली की तरह ही बनाया था। कोई बात नहीं, एओ ह्यूम ने जो बेसिस के ऊपर कांग्रेस बनाई थी वो थे कुछ रिपोर्ट्स और उसको जो सीक्रेट रिपोर्ट्स मिले थे, कुछ सीक्रेट कमिटी के रिपोर्ट्स मिले थे। बोले वो रिपोर्ट्स तो हो गए ना भाई साहब, वो रिपोर्ट्स तो कहीं ना कहीं से मिलेंगे जिसके ऊपर हम लोग इन्फर कर पाए कि एओ ह्यूम को कुछ खुफिया जानकारी थी और जानकारी के बदौलत एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन को कन्विंस कर दिया था कि आप कांग्रेस की स्थापना करो। सो इन कोर्स ऑफ टाइम ये चीज हमारे हिस्टोरियन सर्च कर रहे थे। तो इसके बैकड्रॉप के अंदर आप देखोगे तो 3-4 लोग बहुत सारी अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स दे रहे थे। किसी ने बताया कि एओ ह्यूम जो जेंटलमैन थे उनको अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के तहत उनको ये इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स मिले। ही बीइंग द आईएएस ऑफिसर और द आईसीएस ऑफिसर
उनको उनकी जो डिपार्टमेंटल जो चीजें थी उनके द्वारा रिपोर्ट मिले गए हैं, और रिपोर्ट के अंदर उनको ये सब चीजें लिखी गई थी। इतने बड़े 7 वॉल्यूम्स के रिपोर्ट थे, बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स थी, और इसके तहत ये चीज बोल दी गई। किसी और ने उसको और हाइपोथेसिस के ऊपर प्रूव कराने की कोशिश की कि ये रिपोर्ट्स एओ ह्यूम को अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के तहत नहीं मिले थे, बट सीआईडी रिपोर्ट्स ने उनको दिया था, सीआईडी ने उनको रिपोर्ट किया। अंग्रेजों के दौरान सीआईडी नाम की जो संस्था है, आपकी दया कुछ तो गड़बड़ है वाली, वो सीआईडी बहुत ही खुफिया और बहुत ही इंटेलिजेंस के रूप में बहुत ही अव्वल नंबर की एजेंसी हुआ करती थी। सीआईडी का उपयोग भी बहुत किया है। 1915 में आपका जो गदर आंदोलन का जो पूरा उसको सप्रेस किया गया, उसको चालू नहीं करने दिया, उसके पीछे भी ब्रिटिश इंटेलिजेंस और सीआईडी का बहुत बड़ा हाथ था। 1937 के अंदर जब आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आई, तो हमारी सरकार ने हमारे लोगों के ऊपर ही सीआईडी छोड़ दी थी पीछे, थोड़ा उनको टेल करने के लिए। तो ये सब चीज भी देखने को मिलती रही। तो कोई और एक हिस्टोरियन थे जिसने बताया कि जो कांग्रेस के पीछे जो एओ ह्यूम का जो फॉर्मेशन का जो थियरी है, वो थियरी के तहत एओ ह्यूम को ये सीआईडी नाम की जो संस्था थी, ये सीआईडी ने उसको ये कागजात दिए थे। बोले व्हाट एन आइडिया, कोई बात नहीं, चलो हो सकता है। तीसरा एक इसके पीछे हाइपोथेसिस कोई लेके आया, बोले एओ ह्यूम जो आदमी था वो बहुत ही स्पिरिचुअलिज्म में मानने वाला इंसान, और स्पिरिचुअलिज्म के भाग के रूप में इंडिया के अंदर एक सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन था और थोड़ा बहुत अव्वल नंबर के ऊपर आ रहा था, जिसके साथ एनी बेसेंट और वो लोग भी जुड़े हुए थे, जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। अभी ही वॉज द मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, और थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जितने भी लोग थे, दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग एंड टेकिंग पार्ट इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो ये लोग कोई बाबा लोग, संत लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, और एओ ह्यूम भी इनमें से ही कोई नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम के अंदर एक बाबा रहते थे, खूटी होमी लाल सिंह। बोले खूटी होमी लाल सिंह करके एक जेंटलमैन है, एक बाबा है, उनके चेले बन गए थे। और किसी ने बताया कि ये खूटी होमी लाल सिंह ने एओ ह्यूम को पर्सनली आके बता दिया है कि भाई कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके चेलों ने खूटी होमी लाल सिंह को बताया है कि भारत के अंदर विद्रोह हो सकता है। सो 3 थियरी लेके आए। एक थियरी ने बताया कि एओ ह्यूम को अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के तहत रिपोर्ट्स मिले थे। एक थियरी किसी ने बताया कि एओ ह्यूम को सीआईडी ने रिपोर्ट्स दिए थे, वो जो 7 वॉल्यूम के रिपोर्ट्स थे, बड़े बड़े रूम भर के पूरे दस्तावेज थे। और तीसरा बताया कि बाबा थे, एओ ह्यूम उनके साथ टेलीपैथी से बात करते थे। वो तो दिल्ली में रहते थे, शिमला में रहते थे, कलकत्ता में रहते थे, वो बाबा नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहते थे, और बाबा अपने चेलों के साथ डायरेक्ट वायरलेस ब्लूटूथ कम्युनिकेशन था उनका। उसके थ्रू उनके चेलों ने उनको सीक्रेट मैसेजेस दिए कि यार भारत के अंदर क्रांति हो सकती है, तो आप अपने जो वो आईएएस चेले हैं, आईसीएस चेले एओ ह्यूम साहब, उनको बता दीजिए। ओके, तो 3 चीजें बोली गई। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर इसके पीछे बहुत ही सबने अपना दिमाग लगाने की कोशिश की कि यार ये सच्ची में रिपोर्ट था, सच्ची में रिपोर्ट था। तो पहला तो जब ये खूटी होमी लाल सिंह की जब बात हुई, ये बाबा की बात आई कि बाबा ने मदद की है एओ ह्यूम को बनाने के लिए कांग्रेस का, तो उसको तो स्ट्रेट फॉरवर्डली नकार दिया। बोले दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। आज की तारीख में भी एक ऐसा इंसान जो कहीं और पहाड़ों में रह रहा है, अंतर्यामी है, कभी भी प्रकट हो जाते हैं। एओ ह्यूम बोलते थे कि उनको सपने के अंदर आते हैं वो बाबा, और वो सपने में एक दिन आए और सपने के तहत उन्होंने ये चीज बताई। तो देश इसको नकार दिया गया है, क्योंकि लॉर्ड डफरिन ने काफी बार जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद एओ ह्यूम को बुलाया था कि यार तू अपना कमेटी का रिपोर्ट्स बता रहा था, वो रिपोर्ट्स बता। बोले वो तो बाबा ने हमको बताए थे। लॉर्ड डफरिन बोलते हैं बाबा को हाजिर करो, तो एओ ह्यूम बोलता था कि वो ऐसे नहीं आ सकते, उनके लिए आपको थोड़ी बहुत वो करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा प्रदक्षिणा और ये सब चीजें करनी पड़ेगी। ओके, आपको ये सब चीजें पूजा पाठ करना पड़ेगा। सो वो चीज को नकार दिया गया है कि एओ ह्यूम को जो रिपोर्ट्स दिए हैं सीक्रेट कमेटी के द्वारा, और भारत के अंदर क्रांति होगी, और क्रांति के तहत आपको इनको सुरक्षा नीति के तहत सुरक्षा बॉल के तहत आपको इनको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। तो ये चीज को हमारे हिस्टोरियंस ने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर नकार दिया कि सेफ्टी वॉल होगा। तो ये बाबा की तहत ये जो थियरी आई वो थियरी नहीं थी। तो दूसरा क्या कारण हो सकता है कि एओ ह्यूम को ये रिपोर्ट्स मिले, और ये रिपोर्ट्स की जानकारी लेके एओ ह्यूम ने पूरा का पूरा सिद्धांत बनाया। दूसरा चीज इन्होंने ये जो दूसरे जो रिपोर्ट्स थे, एक तो बताया एओ ह्यूम अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के तहत उनको रिपोर्ट्स मिले होंगे। जब हमारे हिस्टोरियंस ने और उसको खोलने की कोशिश की पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर, तो हमको ये जानकारी मिली कि एओ ह्यूम वाज द सेक्रेटरी टू द एग्रीकल्चर एंड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपकी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है,
उसके वहां पे सेक्रेटरी के पोस्ट के ऊपर थे. सो ही बीइंग अ सेक्रेटरी टू द रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हाउ कैन ही गेट द एक्सेस टू इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स? बोले एओ ह्यूम एक ऐसा इंसान जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आईसीएस ऑफिसर है, वो इंटेलिजेंस के ऊपर कैसे लेके जाएगा? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि अगर आप कल उठ के आईएएस ऑफिसर बन गए और कोई इंटेलिजेंस वालों को बोल दे कि तेरा रिपोर्ट दोगे तो ठीक है वो आपको देगा? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स कन्वीनियंटली नॉट पॉसिबल. तो ये चीज को भी नकार दिया गया है कि भाई कांग्रेस का फॉर्मेशन ये सीक्रेट कमिटी के रिपोर्ट्स के द्वारा हुआ और एओ ह्यूम इससे इन्फ्लुएंस था. तो मुद्दे की बात आ रही थी, तो ये रिपोर्ट्स थे कहां पे? रिपोर्ट्स कहीं पे थे ही नहीं. When the people of India, when the historians of India were started digging, उन्होंने और उसके पीछे रिसर्च करना शुरू किया कि उनको रिपोर्ट देने वाला इंसान कौन था, ये रिपोर्ट कहां से है, रिपोर्ट कहीं पे मिलेगी. सच्चाई ये थी कि कांग्रेस का फॉर्मेशन होना ही था. क्यों? क्योंकि आपके छोटे 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 पॉलिटिकल बॉडीज इसके पहले अस्तित्व के अंदर आ गए थे. वही पॉलिटिकल बॉडीज फाइनली 1885 के अंदर कांग्रेस के अंदर कल्मिनेट हो जाते हैं. तो जब ये बात होती है कि कांग्रेस का फॉर्मेशन एक मिथ के तहत लिया गया है और एओ ह्यूम ने हमारे लोगों का उपयोग किया है, तो उसे नकार दिया जाता है. Reality of the Congress was that the small political bodies came together in 1885. वो चाहे आपका ईस्ट इंडियन एसोसिएशन हो, वो चाहे आपका इंडियन एसोसिएशन हो, या आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सब के सब राजकीय संगठन इकट्ठे होते हैं और यही लोग फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के लीडर्स हो गए. दादा भाई नौरोजी बिकेम द लीडर ऑफ कांग्रेस, धीरज शाह मेहता became the leader of Congress, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी became the leader of Congress, पी आनंद चालू became the leader of Congress. वो चाहे मद्रास महाजन सभा से हो गए, एक ईस्ट से होगा, एक साउथ से होगा, एक नॉर्थ से होगा, एक वेस्ट से होगा. ऑल दिस पीपल केम टुगेदर और इन्होंने ही फाइनली कांग्रेस की स्थापना की है. तो ये चीज जब बोली जाती है कि एओ ह्यूम ने हमारे लोगों का उपयोग किया, सच्चाई ये थी कि हमारे लोगों ने एओ ह्यूम का उपयोग किया. बिपिन चंद्र लिखते हैं कि भाई हमारे लोगों को पता था कि हम लोग अगर ऑल इंडिया लेवल के ऊपर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की शुरुआत करेंगे अपने दम के ऊपर, तो अंग्रेज हमको आराम से दबा देंगे. हो सकता है ना कि हम लोग एक लार्ज स्केल पॉलिटिकल एक्टिविटी एक लार्जर अम्ब्रेला के अंदर अगर बनाने की कोशिश करेंगे, दैट द इंग्लिश विल बी इजीली एबल टू सप्रेस अस. तो व्हाई नॉट टू यूज द फेस ऑफ एओ ह्यूम? तो लिखते हैं बिपिन चंद्रा की रेदर देन एओ ह्यूम यूजिंग द इंडियन पीपल एज द सोशल एज अ सेफ्टी वॉल, इट वाज द इंडियन पीपल हु यूज एओ ह्यूम एज अ लाइटनिंग कंडक्टर. बोले एओ ह्यूम ने हमको सुरक्षा वॉल के तहत नहीं यूज किया है, हमारे लोगों ने उसको लाइटनिंग कंडक्टर, बोले वो तो स्टीम के ऊपर जा रहा था, हम लोग उसे एक स्टेप आगे निकल के उसका बिजली की तरह उपयोग कर. इतना मास्टर स्ट्रोक मारा है कांग्रेस के फॉर्मेशन के पीछे, वो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता. अगर इकट्ठा हो जाते सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, वाचा, तो हो सकता है कि ये लोग कोई ना कोई डिमांड करते तो अंग्रेज उनको दबा देते. 1885 के अंदर ये हॉस्टिलिटी जो डफरिन की थी, वो हॉस्टिलिटी को और उसको थोड़ा वीक करने के लिए, उसको थोड़ा दूर करने के लिए एओ ह्यूम का सहारा लिया गया. और आप देखिए कि 1885 से लेके जो कांग्रेस की डिमांड थी इन कोर्स ऑफ टाइम और बढ़ती रहेगी. अगर आप बोलते हो कि कांग्रेस एक कठपुतली की तरह, एक टूल की तरह ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश किया था, तो वो तो देखने को नहीं मिलता. द सेम कांग्रेस gave us the freedom. The same Congress demanded the Swadeshi. The same Congress demanded the political and economic rights for the Indian people. अगर अंग्रेजों के एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर उसको इस्तेमाल किया गया होता, उसका फॉर्मेशन किया गया होता, तो आपको ये चीज कभी कांग्रेस की डिमांड्स के अंदर देखने को नहीं मिलती. तो सच्चाई यही थी कि ये जो मिथ की जो थियरी है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के. ओके, तो किस तरह से शुरुआत हुई मिथ की, हम लोग एक एक करके स्लाइड्स के अंदर देखते हैं. लाला लाजपत राय बोलते हैं कांग्रेस अंग्रेजों की रिप्रेजेंटेटिव है. सब लोग यही उसके ऊपर ब्लेम करते रहते थे. 1920s 1930s का टाइम है. ओके, ब्रिटिशर्स आर यूजिंग कांग्रेस एज ए टूल. सीएफ एंड्रयूज गिरजा मुखर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्टोरियन थे, ये भी यही चीज बताता है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इज अ मिथ. ओके, सेफ्टी वॉल थियरी के तहत मैंने आपको बताया कि एओ ह्यूम एक दफा आपके जो वाइसरॉय होते हैं लॉर्ड डफरिन, उनसे मिलते हैं और मिलने के बाद बताता है कि योर एक्सीलेंसी आई कैन स्मेल समथिंग. What you smell, what they're all okay. मुझे कुछ बदबू आ रही है. एंड लॉर्ड डफरिन बोलते हैं कि व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. बोले क्या बात कर रहे हो, ठीक है, क्या बना रहे हो, मुझे कुछ सिखा दो मुझे भी. ठीक है, नेक्स्ट केस के अंदर आप देखेंगे कि आगे ये बताता है कि देयर सम काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, और वो रिपोर्ट के अंदर ये बताया जा रहा है कि कुछ क्रांति होने वाली है, कुछ विद्रोह होने वाला है. तो लॉर्ड डफरिन पूछता है इनको कि रिवोल्ट. बोले क्या बात कर रहे हो, रिवोल्ट के तहत are we supposed to do something?
तो इसके बाद तीसरे कन्वर्सेशन के अंदर आप देखोगे तो ये भाई साहब उसको जाके बोलते हैं कि यस सर, वी नीड टू पेसिफाई द पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। बोले 1857 की जैसी बड़ी रिवॉल्ट फिर से होने की शक्यता है, और वो रिवॉल्ट ना हो तो उसके लिए हम लोग इनको पॉलिटिकली कुछ एक्टिव करने की कोशिश कर देते हैं। अब आप देखिए कि 1857 का रिवॉल्ट क्यों हुआ था, उसमें पॉलिटिकल कॉजेज देखे थे। पॉलिटिकल कॉजेज के तहत हमने ये भी देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी जिसे कहते हैं इफेक्टिव कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल में कर देंगे। तो कंट्रोल फ्रीक की तरह काम कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश हुकूमत थी यहाँ पे। और यहाँ पे ये चीज पता थी कि फिर से हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा बंटाधार हो जाएगा। सो बाय प्रोवाइडिंग देम सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, उनको एक राजकीय कुछ ना कुछ इनको प्लेटफॉर्म मिल जाए, उसके तहत हम लोग को डेवलप करेंगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। सो इसने बताया। तो इसके बाद लॉर्ड डफरिन बोलता है ओके गो अहेड, कीप मी अपडेटेड कि आप किस तरह से काम कर रहे हो और आपको कहाँ कहाँ काम करना है। मैंने आपको ये चीज भी बताया कि इन दिस बैकग्राउंड द कांग्रेस वाज फॉर्म्ड बाय ईओ ह्यूम। तो फाइनली 1885 के अंदर ईओ ह्यूम यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना करते हैं। मैंने ये भी बताया कि इट वाज थॉट दैट द ईओ ह्यूम यूज्ड कांग्रेस एज अ टूल टिल इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। ईओ ह्यूम ने जो कांग्रेस की स्थापना की थी वही सोचा गया भारत की आजादी तक कि भाई एक हथियार की तरह ही की गई थी। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मैंने आपको ये चीज हुआ कि जब रिसर्च करना शुरू किया लोगों ने, तो रिसर्च इसके ऊपर आ जाता था कि भाई ईओ ह्यूम को ये रिपोर्ट किसने दी है, हु गेव दिस रिपोर्ट्स टू ईओ ह्यूम, और वो रिपोर्ट्स का बेस बना के उसने लॉर्ड डफरिन के ऊपर जाके ये सब चीजें बताई। ओके, तो मैंने बताया कि ईओ ह्यूम शिमला के अंदर 1878 के अंदर जो आपकी समर की जो गर्मियां थी, वहां पे गर्मी के सीजन के अंदर शिमला जाता है और वहां ये चीज अपने आप को बोलता है कि आई हैव रेड 7 वॉल्यूम्स ऑफ सीक्रेट रिपोर्ट इन शिमला। जब आपका लॉर्ड डफरिन उसको पूछता है कि भाई साहब तूने ये कहां से लिया है, ओके 7 वॉल्यूम मैंने यहाँ से लिया है। सो मुद्दा यहाँ पे आ रहा था, हु गेव दिस सीक्रेट रिपोर्ट्स टू ईओ ह्यूम, ईओ ह्यूम को ये सीक्रेट रिपोर्ट्स देने वाली संस्था कौन थी, हु वर द पीपल। इसके पीछे 3 हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा चलते थे। ये तीनों के तीनों हाइपोथेसिस के बारे में हमने अभी चर्चा की। हु गेव दिस सीक्रेट रिपोर्ट्स टू ईओ ह्यूम, मैंने बताया कि सीएफ एंड्रूज बताते हैं कि ये सीआईडी रिपोर्ट्स थे। बोले सीआईडी ने इसको ये रिपोर्ट्स दिए हैं। इसके साथ साथ आर पालमेदात ये बताते हैं कि भाई इनको अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के तहत मिला है। और इसके साथ साथ ही वॉज ए मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, और थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के तहत इनके एक बाबा हुआ करते थे जिनका नाम था कुट होमी लाल सिंह। ये कुट होमी लाल सिंह कहाँ पे रहते थे, सिक्किम के अंदर, और अंतर्यामी थे। तो इनके सपने में आते थे, इनके रूम के अंदर कभी कभी प्रकट हो जाते थे और बोला ईओ ह्यूम को कि ले बेटा ये रिपोर्ट लाया हूँ मैं तेरे लिए और इसको पढ़ लीजिएगा और मुझे लग रहा है कि क्रांति होगी। ईओ ह्यूम ने इनको पूछा कि बाबा ये रिपोर्ट किसने दी है, तो बाबा ने बोला कि मेरे चेले चपाटे हैं, उन्होंने मुझे ये रिपोर्ट दी है। ओके, तो 3 थियरी पूरी की पूरी प्रपोज की गई फॉर्मेशन के पीछे। और जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर इसके बारे में और रिसर्च किया गया तो ईओ ह्यूम के बारे में मैंने बताया कि उसका जो दर्जा था वो था सेक्रेटरी रेवेन्यू कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। तो सेक्रेटरी की सचिव की पोस्ट थी कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। तो जब ये बात होती है कि उसको सीआईडी रिपोर्ट्स मिले, तो हाउ कैन अ सेक्रेटरी आईसीएस ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कैन गेट एक्सेस टू सीआईडी रिपोर्ट्स। आज की तारीख में आप लेने जाओगे तो कोई आईपीएस आपका इनकाउंटर कर देगा, ठीक है, बोले कहां से लेने आए। ओके, ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर पूछा, बोले ये कहां से आया, ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और तीसरा है मिस्टीरियस, जो बाबा है आपके कुट होमी लाल सिंह, ये तीनों के तीनों रिपोर्ट्स को नकार दिया। तो कुछ भी हो जाए, दिस इज नॉट राइट एंड दिस द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इसके साथ आपका कहीं ना कहीं जुड़ा नहीं देखने को मिलता। ओके, तो हमने ये भी देखा कि उसको दरकरार करके उसको रिजेक्ट कर दिया गया है अच्छी तरह से, और उसके बाद ही कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है वो रियलिटी के अंदर देखने की कोशिश की। तो रियलिटी के अंदर एक चीज देखने को, कांग्रेस का फॉर्मेशन कहां से हुआ था, जिसे कहते हैं पार्ट 2 होल की थियरी, कि पहले पार्ट में था और वहां से ही आपका बड़ा एक लार्जर एरिया के अंदर कन्फाइन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ छोटे छोटे पार्ट थे, छोटे छोटे टुकड़े थे, रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, और वही सब के सब इकट्ठे होकर आपकी पॉलिटिकल बॉडी बनती है जिसका नाम है कांग्रेस। दादाभाई नवरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, एस.एन. बैनर्जी, ऑल दिस पीपल वर पार्ट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस। ये छोटे मोटे जितने भी राजकीय संगठन के अध्यक्ष हुआ करते थे, यही लोग 1885 के बाद कांग्रेस के लीडर्स बनते हैं। सो इसका मतलब ये था कि दे फेल्ट इनटू द ट्रैप लेड बाय ह्यूम एंड डफरिन। तो हमको नकार देना है कि नो, दे कोऑपरेटेड विद ह्यूम जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट वांटेड टू अराउज ऑफिशियल हॉस्टाइलिटी। बोले ऑफिशियल हॉस्टाइलिटी जो है
क्योंकि अगर अर्ली स्टेज के ऊपर आप इतना बड़ा आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो आप नहीं बना सकते। एंड एज अ रिजल्ट बोला गया है कि रेदर देन Yeo Hume यूजिंग द कांग्रेस लीडर्स एज सेफ्टी वॉल, इट वाज द कांग्रेस लीडर हु होप टू यूज Yeo Hume एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, द मिथ एंड द रियलिटी। मॉडर्न इंडिया से जनरली कभी कभी प्रश्न आपके यूपीएससी के जो मेंस हिस्ट्री का आता है ऑप्शनल, वहां से प्रश्न यूपीएससी पूछता है। तो 2013 या 14 के मेंस के अंदर उसने ये प्रश्न पूछा था कि कांग्रेस का मिथ है या रियलिटी है। ओके, यही पूरा का पूरा जो डाइकोटॉमी था कांग्रेस को लेके उसने एनालाइज करने के लिए पूछा था, क्रिटिकली एनालाइज करके पूछा था। एंड यही चीज अगर आप यूपीएससी के मेंस के अंदर जीएस के पेपर में देखोगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल का जो पेपर होगा वहां से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। सो इफ यू वांट अ गुड क्वेश्चन बैंक टू प्रैक्टिस ऑन, यू कैन सी द हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर्स एज वेल। थोड़े बहुत मॉडर्न का देख सकते हो, मॉडर्न एंड वर्ल्ड का भी बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से वो डायरेक्टली वर्बेटिम लिफ्ट करके पूछता रहता है। ओके, सो 2008 कहां पे हुआ था? बॉम्बे के अंदर हुआ था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, अब देखिए कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई, उस स्थापना होने के पीछे कांग्रेस ने अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी डिक्लेयर कर दिए और वही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के तहत कांग्रेस आगे चलती है। अब इसके बाद हम लोग जो भी देखेंगे वो कांग्रेस के तहत ही देखेंगे और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू था और पॉलिटिकल मूवमेंट जो आगे चलाता है वो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ बहुत ही जुड़ा हुआ है। सो टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम्स व्हिच वर लॉन्च बाय कांग्रेस, जो आपके स्वदेशी मूवमेंट के पहले भी हुए और उसी दौरान भी हुए और उसके बाद भी थ्रू आउट आपको द कोर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट देखने को मिलेगा, वो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ थोड़ा बहुत मैचअप करता हुआ दिखेगा, सिंक्रोनस दिखेगा। ओके, पहला जो कांग्रेस का जो सबसे मेन टास्क था वो उनको पता था कि उनको एक देश बनाना, नेशन बिल्डिंग। They knew that they were in the formation of they were in the process of formation of this state called as India, nation state, and इसके पीछे ही इन्होंने ये जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको और मजबूत कराने की ठान ली। भारत के अंदर जो नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, आज भी बोला जाता है इंडिया स्टिल नेशन इन द मेकिंग, उसके पीछे भी ये पूरा का पूरा थियरी चलता है। नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू होता है, वो इसके इर्द गिर्द ही कांग्रेस चलती रहेगी। मुद्दा ये आता था कि नेशन बिल्डिंग कैसे किया जाए। कांग्रेस के अंदर नेशन बिल्डिंग करना है, आपको पॉलिटिकल बॉडी बनाई है, अभी नई नई राजकीय संगठन बनाई है, तो आप नेशन बिल्डिंग कैसे करोगे? तो इन्होंने शुरू कर दिया प्रोसेस जिसे कहते हैं रोटेशन ऑफ सेशंस। अगर आप देखेगा कि आप हिस्ट्री की कोई भी बुक उठा रहे होगे, कोई भी आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एक टेबल बनाया होता है। एक सेशन कलकत्ता में हुआ, एक सेशन अहमदाबाद में हुआ, एक सेशन बॉम्बे में हुआ, चौथा सेशन चेन्नई में हुआ, दूर दराज के विस्तार त्रिपुरी के अंदर होता है। ओके, एकदम गांव खेड़े के अंदर, रिमोट एरियाज के अंदर कांग्रेस के सेशन होगी। द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रोटेशन ऑफ सेशन वाज दिस ओनली, द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस न्यू कि हमको यहाँ पे हमारी एक राजकीय रूप में हमारा अस्तित्व बनाना है, साथों साथ हमारी जो विचारधारा है उसको और फैलावा करना है। तो क्या करो कि कांग्रेस का सेशन घुमाते रहो, साल में एक दफा हम लोग जहां पे भी मिलेंगे तो देश के अलग अलग विस्तारों से मिलेंगे, एंड वी विल बी मीटिंग एट सम वन कॉमन प्लेस, और वहां पे जहां पे मिलेंगे वहां पे आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी स्ट्रांग होगी कि वीक होगी? डेफिनेटली स्ट्रांग देखने को मिलेगी कि जहां कांग्रेस का सेशन होगा वहां पे थोड़े बहुत लोग पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएंगे। ओके, तो रोटेशन ऑफ सेशन वो स्टार्टेड बाय द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके तहत आपको देखने को मिलेगा। साथों साथ ये भी बोल दिया गया कि आपका जो प्रेसिडेंट होगा वो होम स्टेट से नहीं होगा। से फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद के अंदर सेशन हो रहा है तो अहमदाबाद के अंदर गुजरात से कोई आदमी अध्यक्ष नहीं बन सकता। इसके लिए ही आपको ये चीज देखने को मिलती है कि जब पहला सेशन हुआ वो कहाँ हुआ? बॉम्बे के अंदर, पर वहां पे फिरोज शाह मेहता या दादा भाई नवरोजी हु बिलोंग टू बॉम्बे, दे वर नॉट मेड दी प्रेसिडेंट, बट द प्रेसिडेंट वाज मेड दी W.C. Banerjee was made the president and he belonged to West Bengal। तो आपके बंगाल, या ठीक है उस टाइम पे वेस्ट ईस्ट तो नहीं हुआ करता था, पर बंगाल से बिलोंग करते थे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग आपको ये चीज देखने को मिलती है कि प्रेसिडेंट जो आपका बाहर का राज्य का होगा, तो इसके कारण होगा क्या कि आपके लोगों के अंदर एक जो सुपर इम्पोज वाली फीलिंग होगी वो नहीं आएगी। साथों साथ आपके अंदर जो डेवलपमेंट है, जो फ्रेटर्निटी है, वो भी और अच्छी खासी फैलेगी। दूसरा एक चीज इन्होंने ये भी डिसाइड कर दिया था
कि कुछ भी हो जाए हम लोग ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं कर। से फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जब बात आती है या हिंदू मुस्लिम इश्यूज की बात आती थी, तो कभी कभी ऐसा होता था कि 90% ऑफ द हिंदूज वोट फॉर वन काइंड ऑफ पर्टिकुलर रिजोल्यूशन, बट 10% ऑफ द मुस्लिम्स हु आर इन माइनॉरिटी दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस काइंड ऑफ रिजोल्यूशन, तो वो रिजोल्यूशन को ड्रॉप कर दिया जाता था। तो एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल बॉडी, वो पॉलिटिकल बॉडी के तहत ये चीज भी डिसाइड कर दी जाती थी कि कुछ भी हो जाए, अगर एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से आपने रिजोल्यूशन पास किया है और उसमें 1% माइनॉरिटी को अगर ध्यान में आ रहा है कि दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस रिजोल्यूशन, तो वो रिजोल्यूशन को ड्रॉप कर दिया जाता। तो आपको जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी की शुरुआत भी कांग्रेस के अंदर हो चुकी थी। ओके, तो दे न्यू दैट दे आर सपोज टू मेक अ नेशन। वो नेशन के तहत सबसे पहले बोला जाता है कि आपको घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। घर के शुरुआत कैसे करोगे कि अपने पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर प्रेसिडेंट की पोस्ट को रोटेट किया जाए। एक होम स्टेट से आप बिलोंग करोगे, वहां पे आप अध्यक्षता नहीं कर सकते। अब देखिएगा कि ये मुद्दे को लेके ही पूरा का पूरा लड़ाई होती है और 1907 में कांग्रेस की स्प्लिट भी देखने को मिली, जब सूरत के अंदर कांग्रेस टूट जाती है। सूरत की फूट और सूरत स्प्लिट एज वी नो इट वाज रिलेटेड टू दिस पॉइंट ओनली, क्योंकि ये प्रेसिडेंट का इश्यू है, वो कांग्रेस में आज तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पहले के टाइम के अंदर कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंट के लिए मारामारी बहुत हुई थी और 1907 में स्टेज के ऊपर चप्पल भी चला गया था जब आपके प्रेसिडेंट हुआ करते थे रास बिहारी घोष, तो उनको जूता पड़ गया था और उसके बाद कांग्रेस टूट गई थी। ओके, तो दूसरा इनका एक ऑब्जेक्टिव था, वो था ऑल इंडिया लीडरशिप। एक नई पॉलिटिकल बॉडी बना रहे हैं, एक नया राजकीय संगठन उभर के आ रहा है और वो राजकीय संगठन को आपको और आगे लेके जाना है, तो आपको एक लीडरशिप चाहिए। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस थिंग दे स्टार्टेड मेकिंग द बेस फॉर द ऑल इंडिया लीडरशिप। ठीक है, ऑल इंडिया लीडरशिप जैसे आज की तारीख में आपको देखने को मिलती रहती है। ऐसे मुद्दे उठाओ जो आपके लिए कॉमन हो गए। अब देखिए कि कांग्रेस के ऊपर एक क्रिटिसिज्म यही होता रहता था कि कांग्रेस नेवर टुक द इश्यूज ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। उसके लिए इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस करके एक अलग सी अलायदी बॉडी हुआ करती थी, इनके साथ अफिलिएटेड थी। बट कांग्रेस के साथ यही हुआ कि जो भी हो जाए आपको कॉमन मुद्दे उठाने थे। अभी सोशल इश्यूज ऐसे थे कि जो महाराष्ट्र के अंदर अलग था, गुजरात के अंदर अलग था, बंगाल के अंदर अलग था। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग द कांग्रेस डिड नॉट टुक द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिफॉर्म। उन्होंने यही चीज उठाए जो आपके कॉमन मैन के साथ रिलेटेड हो, जो कॉमन प्रॉब्लम्स के साथ रिलेटेड हो गए। और वो कॉमन प्रॉब्लम्स कहां पे आपको देखने को मिलेंगे? एक तो पॉलिटिकल और दूसरे इकोनॉमिक साइड के ऊपर। बोले इकोनॉमी सबके साथ खराब है, फार्मर्स सबके साथ खराब है, पॉलिटिकल सबको राइट नहीं मिल रहा, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, तो उसके ऊपर ही फोकस किया जाए, बाकी सारी चीजों को छोड़ दो। ओके, क्योंकि आपको आपका सबसे पहले बेस बनाना है और बेस बनाने के बाद आपको अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग कर देना है। साथों साथ मॉडर्न डे पॉलिटिक्स भी आपको चालू करनी थी, तो यू हैव टू ट्रेन पीपल इन मॉडर्न पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इनको ट्रेनिंग मिल गई है, तो आगे भी निकल गए हैं। सो यू सी दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस, एक तो नई नई पॉलिटिकल बॉडी बनाई। अभी बॉडी बनाने के बाद इनके साथ ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि हमारे लोगों को सिखाए कि इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, यहाँ पे आपको बैठना है, इस तरह से प्रोटेस्ट करना है, यहाँ से धरना करना है, अनशन करना है। तो ट्रेन पीपल इन मॉडर्न पॉलिटिक्स वाज आल्सो इंक्लूडेड इनटू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस। बोले भारत के लोगों को पता ही नहीं है कि राजनीति किसे कहते हैं, कि आपको मॉडर्न पॉलिटिक्स जो आधुनिक राजकारण है वो कैसे खेला जाएगा, किस तरह से आपको प्रोटेस्ट करना है, कहाँ कहाँ पिटीशन करनी है। सो दिस वाज आल्सो इंक्लूडेड इनटू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस एक राजकीय संगठन के ऊपर बनानी शुरू हो रही थी। पॉलिटिकल एजुकेशन और एजुटेशन कैसे करना है वो भी लोगों को सिखाया। तो ये भी कांग्रेस का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव बन रहा था, जहां कांग्रेस को लग रहा था कि हमको इसके ऊपर भी आगे जाना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम लोग कांग्रेस के साथ उसको और रिलेट करते हैं, तो कांग्रेस के साथ बोला जाता है कि इसने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंडिजिनाइज कर दिया। भारत के अंदर जो इंडिजिनेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ पॉलिटिक्स को लेके हुए, क्योंकि कांग्रेस को एसेंशियली एक पार्टी की तरह कन्फाइन नहीं किया गया था। कांग्रेस वाज अ मूवमेंट। ये जो कांग्रेस का जो नाम है वो आपने लिया था नॉर्थ अमेरिका के कांग्रेस मॉडल से। तो कांग्रेस वाज जस्ट अ असेंबली ऑफ पीपल और द मूवमेंट ऑफ पीपल, और इसके साथ ही आपका पूरा का पूरा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस मीन्स द असेंबली और द मूवमेंट ऑफ द पीपल। नॉर्थ अमेरिकन मॉडल जो था कांग्रेस, उसके साथ आपने कन्फाइन नहीं किया था, उसके मतलब उसके सिनोनिमस के साथ आपने उसको रिलेट करने की कोशिश की थी और इंडिजिनेशन कर दिया था। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को किस तरह से ग्राउंड रूट ट्रेवल के ऊपर लेके जाए
वो भी कांग्रेस ने अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ यहाँ चीजें आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। ओके, तो कंटिन्यूसली आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर ये चीज देखने को मिलेगी, वो है कांग्रेस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप देखेगा कि ऑल इंडिया लीडरशिप कांग्रेस के अंदर उभर के आ रही थी, एक के बाद एक नए लीडर्स आए। वो क्यों था? क्योंकि कांग्रेस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद ही ये कर दी। पीपल को, हमारे लोगों को मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर ट्रेन करना, उसके पीछे भी कांग्रेस ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। कांग्रेस वर्किंग कमिटीज होगी, आपके कांग्रेस के वॉलंटियर कॉर्प्स हो रहे थे। ऑल दिस पीपल स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग, इंडिजिनाइज कर दिया पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। जो भी आ रहा था सबको कांग्रेस के अम्ब्रेला के तहत ही लिया जा। कोई लेफ्ट मूवमेंट वाला आ गया कि चल भाई तू भी आ जा, कोई रिवॉल्यूशनरी आ गया चल भाई तू भी आ जा, कोई राइटिस्ट थॉट वाला आ गया उसको भी बोल दिया जाता कि भाई तू भी कांग्रेस का ही मेंबर है। तो कंटिन्यूअसली आपको ये चीज कांग्रेस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के तहत देखने को मिलती है। फाउंड अ डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट, हमने देख लिए सबके सब। पॉलिटिकली एजुकेट पीपल, प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, डेवलप एंड प्रोपोगेट एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, ये भी हमने ऑब्जेक्टिव्स के तहत बोला जाता है। एक ऐसी डिमांड करो जो हमारे लोगों को यूनिफाई कर पाए ओवर अ कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम, ऐसा नहीं कि इसके बाहर जाके कुछ ना कुछ चीजें हो पाए। डेवलप अ फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, हमारे लोगों के अंदर एक नेशनल यूनिटी की फीलिंग। और फाइनली इंडिया के अंदर जो नेशनहुड की जो भावना है वो भी डेवलप कराने के पीछे कांग्रेस का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के तहत पूरा का पूरा थॉट सोचा गया। अभी अर्ली नेशनलिस्ट है जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उनके मेन आपको नाम एक तो पता होने चाहिए और इनकी ही पूरा का पूरा रोल कांग्रेस के तहत बोला जाता है। फ्रॉम 1885 टिल 1905 यहाँ पे इनका पूरा का पूरा तिकड़म चलता है। और 1905 के बाद ये जो अर्ली नेशनलिस्ट, जिनको आप मॉडरेट्स कहते हो, उनको थोड़ा दरकिनार कर दिया जाएगा कांग्रेस में से, और नए जो आपके चरमपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे पावर के ऊपर आ जाते हैं। नाम याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बी वाचा, WC बनर्जी, SN बनर्जी, दे आर नोन एज मॉडरेट पीपल्स। और अर्ली नेशनलिस्ट के अंदर गोखले भी थे इनके अंदर। ओके, तो बहुत सारे लोग थे और इनका काम यही था दैट बिलीव इन द स्टॉन्स लिबरलिज्म एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स। और इनको जो भी था, जो भी डिमांड होती थी हमारे लीडर्स की, तो दे यूज्ड टू डिमांड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बोले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कायदे कानून के तहत ही हम लोग हमारा एजिटेशन करेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। 1905 के बाद आपके यहाँ पे जो नेशनल मूवमेंट आगे चलता है, उसके जितने भी लीडर्स थे, ऑल दिस लीडर्स थॉट ऑफ ब्रेकिंग द लॉ। बोले कुछ भी हो जाए हम लोग इसको तोड़ेंगे, हम लोग ये नहीं मानेंगे कि आप बोल रहे हो कि ये 2 राइट ले लेंगे, नहीं, हमको 20 राइट चाहिए, 20 के 20 अभी के अभी लेने की कोशिश करेंगे। बिलीव दैट द ब्रिटिश बेसिकली वांटेड टू बी जस्ट टू द इंडियन पीपल बट वर नॉट अवेयर ऑफ द रियल कंडीशंस। और ये एसेंशियली काम क्या करते थे? रिजोल्यूशन पास करना, पिटीशन पास करना, मीटिंग करना। साल में 2 बार, मैंने बोला है कि एक दफा मिल जाते थे, चाय समोसा वड़ा पाव खा के वापिस डिस्पर्स हो जाते थे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कांग्रेस का थियरी था और कांग्रेस का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ उसकी हमने जानने की कोशिश की।